कभी ये सोचकर देखिए कि एक ऐसा वक्त था जब लिखने पढ़ने का कोई तरीका नहीं था, कोई किताबें नहीं थीं, कोई डायरी नहीं, कोई इतिहास नहीं लिखा गया था। तो फिर उस समय के लोगों के बारे में, हमारे उन पूर्वजों के बारे में हम कुछ जान भी कैसे पाते हैं? आज की हमारी ये जो गहरी छानबीन है, वो इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। हाँ, मतलब वो समय जिसका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड है ही नहीं। बिल्कुल। और इसमें भी हमारा फोकस रहेगा पाषाण युग यानी स्टोन एज पर। अब जाहिर है, जब कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो जानकारी का आधार क्या है? तो आज हम जो भी बात करेंगे वो एनसीईआरटी की किताबों और पुरातत्वविदों मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली चीजों पर आधारित है। जैसे कि पुराने पत्थर के औजार, जानवरों और इंसानों की हड्डियां। और सबसे दिलचस्प, हजारों साल पुरानी गुफाओं में बने चित्र। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दौर में क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि कैसे शुरुआती इंसानों ने सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की वो जो जद्दोजहद होती है उससे निकलकर उस सभ्यता की नींव रखी जिसका हिस्सा आज हम सब हैं। ये एक तरह की जासूसी है ना, जिसमें हम सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। हम पाषाण युग के 3 बड़े दौरों से गुजरेंगे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, और देखेंगे कि हर दौर में हुए बदलाव कितने बड़े और कितने जरूरी थे। तो चलिए इन सुरागों को एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण युग की, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और इसकी समय सीमा ही देखिए, मतलब दिमाग चकरा देती है। हाँ, ये करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसका मतलब मानव इतिहास का 99% हिस्सा वो इसी एक दौर में बीता है। ये तो लगभग हमेशा के लिए जैसा लगता है। उस दौर में जिंदगी कैसी थी? मतलब आज की दुनिया से तो बिल्कुल अलग। इंसान एक शिकारी था और भोजन संग्राहक, यानी जानवरों का शिकार करना और जंगल से जो भी खाने लायक मिले, जैसे फल, जड़ें, पत्ते, वो इकट्ठा कर लेना। कोई पक्के घर नहीं, कोई गांव नहीं। रहने के लिए या तो गुफाएं थीं या फिर चट्टानों के नीचे कोई सुरक्षित जगह। जीवन पूरी तरह से प्रकृति की दया पर था, कच्चा, मुश्किल और संघर्ष से भरा हुआ। और इस संघर्ष में उनका सबसे बड़ा हथियार, उनकी सबसे बड़ी तकनीक थे पत्थर के औजार। लेकिन जब हम औजार कहते हैं तो आज के पेचकस या हथौड़ी जैसी कोई चीज नहीं सोचनी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही शुरुआती खुरदरे पत्थर थे जिन्हें बस तोड़कर थोड़ा नुकीला या धारदार बना लिया जाता था। जैसे कि हस्त कुठार यानी हाथ में पकड़कर इस्तेमाल की जाने वाली कुल्हाड़ी। हाँ, या फिर चॉपर और स्क्रैपर, जिनसे शायद जानवरों की खाल साफ करने या लकड़ी छीलने का काम लिया जाता था। तो एक तरह से उस दौर का स्विस आर्मी नाइफ जैसा था ये। बिल्कुल, एक ही औजार से कई काम। ये कह सकते हैं कि ये इंसान की पहली इंजीनियरिंग थी। अच्छा, यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लाखों साल के इस लंबे दौर में इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसमें शायद हर चीज बदल दी। और वो थी आग पर काबू पाना। हाँ, खोज नहीं कहेंगे क्योंकि आग तो हमेशा से थी। सही। उसे अपनी मर्जी से जलाना और इस्तेमाल करना सीखना, ये कितना बड़ा पल रहा होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजर था। आग का मतलब सिर्फ रोशनी या ठंड से बचाव नहीं था। इसका एक बहुत गहरा असर हुआ जो शायद हम पहली नजर में नहीं देख पाते। अच्छा। आग से खाना पकाने की शुरुआत हुई और पके हुए भोजन से शरीर को ज्यादा कैलोरी और पोषक तत्व मिलते हैं। और उसे पचाना भी आसान होता है। बिल्कुल। और कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने हमारे पूर्वजों के दिमाग के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। वाह। तो आग की खोज सिर्फ एक तकनीकी खोज नहीं थी, ये एक जैविक त्वरक मतलब बायोलॉजिकल एक्सेलरेटर थी जिसने हमें और बुद्धिमान बनने में मदद की होगा। हाँ, बिल्कुल पढ़ा होगा। शायद पहली बार इंसान रात में एक जगह इकट्ठा होकर आग के चारों ओर बैठ सकता था। यहीं से शायद कहानियों, किस्सों और एक दूसरे से जुड़ने की गहरी भावना की शुरुआत हुई होगी। सही कहा। आग एक सामाजिक गोंद की तरह बन गई। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जो 20 लाख साल का पूरा पाषाण युग है, ये खुद एक जैसा नहीं था। अच्छा। हाँ, विशेषज्ञ इसे भी 3 हिस्सों में बांटते हैं, निचला, मध्य और ऊपरी पुरा पाषाण।
तो इसमें भी चरण थे। बिल्कुल। हर चरण में औजार थोड़े बेहतर होते गए, शिकार करने के तरीके बदलते गए। ये बदलाव बहुत धीमे थे, इतने धीमे कि शायद हजारों पीढ़ियों तक किसी को महसूस भी नहीं होते होंगे, लेकिन ये हो रहे थे। तो लाखों साल तक जीवन लगभग एक जैसा ही था। शिकार करो, भोजन इकट्ठा करो, गुफा में रहो। ये ठहराव टूटा कैसे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक बदलाव की रफ्तार तेज हो गई? इसकी बहुत बड़ी वजह थी पर्यावरण में बदलाव। पर्यावरण? हाँ, लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास आखिरी हिमयुग यानी आइस एज वो खत्म हो रहा था और धरती गर्म होने लगी थी। ग्लेशियर पिघल रहे थे, जंगल फैल रहे थे और कई बड़े जानवर जैसे मैमथ वो गायब हो रहे थे। तो इस बदलाव ने इंसानों को नए तरीकों से सोचने और जीने के नए ढंग खोजने पर मजबूर किया। बिल्कुल, और यहीं से मध्य पाषाण युग या मिडिल स्टोन एज की शुरुआत होती है। ये दौर पूरा पाषाण जितना लंबा नहीं था, है ना? नहीं, ये करीब 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का था। एक तरह का संक्रमण काल। तो मतलब माहौल बदला तो इंसान को भी बदलना पड़ा। और ये बदलाव उनके औजारों में भी दिखा होगा। हाँ, सबसे पहले वहीं दिखा। मैंने पढ़ा है कि इस दौर में माइक्रोलिथ नाम के औजार इस्तेमाल होने लगे। माइक्रोलिथ? ये क्या थे? अच्छा सवाल है। मतलब अब तक तो बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, तो फिर अचानक छोटे क्यों? क्योंकि माइक्रो यानी छोटा और लिथ यानी पत्थर। ये वाकई बहुत छोटे, कुछ सेंटीमीटर लंबे तराशे हुए पत्थर के टुकड़े थे। और छोटा होना यहाँ पिछड़ापन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा विकास था। वो कैसे? अब इंसान एक ही बड़े पत्थर से हर काम नहीं कर रहा था। वो समझ गया था कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के औजार चाहिए। अच्छा, स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल, तकनीक का स्पेशलाइजेशन। इन छोटे नुकीले माइक्रोलिथ्स को हड्डी या लकड़ी के हत्थे में लगाकर ज्यादा असरदार हथियार बनाए जाते थे। जैसे भाले की नोक या तीर का अगला हिस्सा। वही तो तीर धनुष का इस्तेमाल इसी दौर में शुरू हुआ। हाँ, अरे, ये तो शिकार करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव ले आया होगा। अब शिकारी को खतरनाक जानवर के बहुत पास जाने की जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल, इससे शिकार ज्यादा सुरक्षित और सफल हो गया। इंसान अब छोटे तेज जानवरों का शिकार भी कर सकता था। मछली पकड़ने के लिए हड्डी के कांटे, फिश हुक, वो भी इसी दौर में बनने लगे। और एक और बहुत बड़ा कदम इसी दौर में उठाया गया। क्या? पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन मध्य पाषाण में ही। हाँ, अब ये बहुत शुरुआती चरण में था, लेकिन इंसानों ने भेड़, बकरी जैसे जंगली जानवरों के बच्चों को पकड़कर पालना शुरू कर दिया था। ये तो प्रकृति से सिर्फ लेने की बजाय उसके साथ एक साझेदारी की तरफ पहला कदम था। बिल्कुल सही कहा। तो पूरा पाषाण के लाखों साल के ठहराव के बाद मध्य पाषाण युग एक तरह का एक्सपेरिमेंट और तैयारी का दौर था। हाँ, कह सकते हैं। और ये तैयारी हमें एक ऐसी क्रांति की तरफ ले जाती है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ नव पाषाण युग या न्यू स्टोन एज की। हाँ, क्रांति शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। लगभग 8,000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुए इस दौर में जो बदलाव आया वो मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा मोड़ था। और वो क्या था? इस एक बदलाव को समझने के लिए बस 2 शब्द याद रखने हैं। भोजन संग्रहक से भोजन उत्पादक। संग्रहक से उत्पादक। हाँ, अब तक इंसान प्रकृति में जो मिलता था उसे इकट्ठा करता था। अब वो खुद अपना भोजन उगाने लगा था, यानी खेती की शुरुआत। हाँ, ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके नतीजे वो कितने गहरे हुए होंगे। अगर भोजन के लिए भटकना नहीं है तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। सब कुछ बदल गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो खेती करने का मतलब है कि आपको अपनी फसल की देखभाल के लिए एक ही जगह पर टिकना होगा। और यहीं से स्थायी जीवन मतलब सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। बिल्कुल, इंसान ने पहली बार गांव बसाए। जब आप एक जगह रहते हैं तो आबादी बढ़ती है, ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए ज्यादा अनाज उगाना पड़ता है। तो ये एक ऐसा चक्र था जो शुरू हो चुका था। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बड़ा दिलचस्प है। दूसरा पहलू वो क्या था? कई अध्ययनों से पता चलता है कि शुरुआती किसानों का स्वास्थ्य शायद शिकारी संग्राहकों से ज्यादा खराब था। क्या खराब था? हाँ, शिकारी संग्राहकों का भोजन बहुत विविध होता था। तरह तरह के फल, सब्जियां, मांस।
लेकिन शुरुआती किसान ज्यादातर एक या दो तरह के अनाज पर ही निर्भर थे, जिससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती थी। अच्छा। और साथ ही एक जगह बड़ी आबादी के रहने से बीमारियां भी ज्यादा आसानी से फैलती थीं। तो ये एक तरह का सौदा था। बिल्कुल, भोजन की ज्यादा सुरक्षा, लेकिन साथ में ज्यादा मेहनत और कुछ मामलों में खराब सेहत। ये तो कमाल की बात है। मतलब सभ्यता की ओर हर कदम आसान नहीं था, उसके अपने नुकसान भी थे। अच्छा, इस नई जीवन शैली के साथ नई तकनीक भी तो आई होगी। जाहिर है। औजारों और रहन सहन में क्या बदला? अब पत्थर के औजारों को सिर्फ तोड़ा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें घिसकर चिकना और पॉलिश किया जाता था। इससे वो ज्यादा मजबूत और धारदार हो गए। बिल्कुल। जंगल साफ करके खेत बनाने के लिए पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियां बनी, फसल काटने के लिए दराती का इस्तेमाल होने लगा। और जब जरूरत से ज्यादा अनाज हो तो उसे रखेंगे कहाँ? वही तो, इसी जरूरत ने मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी को जन्म दिया। उस जमाने का टप्परवेयर। हाँ, कह सकते हैं। और साथ ही कपास और ऊन से कपड़ा बुनने की कला भी इसी दौर में शुरू हुई। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, पूरा पाषाण के शिकारी, मध्य पाषाण के आधुनिक शिकारी, और फिर नव पाषाण के किसान। हाँ, जब हम आज पीछे मुड़कर इस पूरे पाषाण युग को देखते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मानव सभ्यता की नींव थी। आज हमारी दुनिया जिन चीजों पर खड़ी है, उन सब की शुरुआत वो इसी लंबे दौर में हुई। जैसे कि तकनीक का विकास यानी औजार, ऊर्जा पर नियंत्रण यानी आग, प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना यानी खेती और पशुपालन, और सबसे जरूरी समाज और समुदाय में एक साथ रहना। हाँ, गांव में बसने से ही श्रम का विभाजन हुआ होगा ना? है ना? बिल्कुल। कोई खेती करता होगा, कोई औजार बनाता होगा, कोई बर्तन। यहीं से सामाजिक संरचना की पहली ईंट रखी गई। और इसमें एक सांस्कृतिक पहलू भी तो है। हमें सिर्फ हड्डियां और औजार ही नहीं मिले हैं, हमें कला भी मिली है। हाँ, वो गुफाओं में बनी चित्रकला, केव पेंटिंग्स। ये हैरान करने वाली बात है। क्या हमें पता है कि वे ये चित्र बनाते कैसे थे? मतलब उस जमाने में रंग कहाँ से लाते थे और अंधेरी गुफाओं में रोशनी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? ये वाकई अद्भुत है। वे रंगों के लिए अलग अलग खनिजों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। जैसे लाल रंग के लिए गेरू, काले के लिए चारकोल। इन खनिजों को पीसकर पानी या जानवरों की चर्बी में मिलाया जाता था। और रोशनी? रोशनी के लिए वे जानवरों की चर्बी से जलने वाले छोटे छोटे दिए इस्तेमाल करते थे। इन चित्रों में ज्यादातर क्या होता था? ज्यादातर शिकार के दृश्य हैं, जंगली भैंसें, घोड़े, हिरण और इंसानों की आकृतियां। पर वे ये बनाते क्यों थे? क्या ये सिर्फ सजावट थी या इसका कोई गहरा मतलब था? हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ सजावट नहीं थी। तो फिर क्या था? हो सकता है ये किसी तरह के धार्मिक या जादुई अनुष्ठान का हिस्सा हो। जैसे शिकार पर जाने से पहले जानवर का चित्र बनाना ताकि शिकार सफल हो। हाँ, या शायद ये अगली पीढ़ी को शिकार के तरीके सिखाने का एक जरिया रहा हो। ये चित्र उस समय के लोगों के दिमाग में झांकने की खिड़की की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझ रहे थे और उसे अभिव्यक्त भी कर रहे थे। तो संक्षेप में कहें तो ये एक अविश्वसनीय यात्रा थी। खुरदुरे औजारों वाले शिकारी संग्राहकों से जो प्रकृति के रहमो करम पर गुफाओं में रहते थे, हम एक ऐसे दौर तक पहुंचे जहां इंसान पॉलिश किए हुए औजारों और मिट्टी के बर्तनों के साथ गांव में बसकर खेती कर रहा था और अपनी दुनिया को दीवारों पर चित्रित कर रहा था। ये इंसान के विकास की कहानी का पहला और सबसे लंबा, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, क्योंकि उस समय कोई लिखने की कला नहीं थी, तो हमारे पास सिर्फ भौतिक सबूत हैं, औजार, हड्डियां, चित्र। हाँ, जो चीजें बची रह गई। सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। उन चीजों का क्या हुआ जो समय के साथ नष्ट हो गईं? उनकी कहानियां, उनके गीत, उनके विश्वास, उनकी भाषाएं क्या थीं? हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा। और शायद यही अधूरी जानकारी इस युग को इतना रहस्यमयी और आकर्षक बनाती